जुड़ जाएं। कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो रही तो कमेंट्स कर दें। और ये पूरा प्रयास है, सुष्मिता जी, अजीत जी, राजू, नेहा, मनोरमा, अनुराधा, ऑल ऑफ यू जितने भी लोग जुड़े सबका स्वागत है। जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाए, उनका भी स्वागत है। गुड इवनिंग। बेटा हमने कल आप लोगों को बताया था कि मगध के उत्कर्ष में हमने कहा कि वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, वहां की राजधानियों की सुरक्षा नेचुरल तरीके से थी, क्योंकि गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से घिरी, और जो पाटलिपुत्र था वो 3 नदियों के संगम पे था, तो नेचुरली उनकी सुरक्षा आसान थी। उसके बाद भी पाटलिपुत्र का जो दुर्ग बनाया गया वो अपने आप में बहुत विशिष्ट था, जिससे वहां पर हमला आसान नहीं, ठीक है, इसीलिए उनका नेचुरली सुरक्षा थी। इसके बाद उनके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त थे, खाने थी, खान लोहे की, कोयले की, बड़े बड़े घने जंगल थे, है ना। तो इससे उनका बहुत तेजी से विकास हुआ। और कहते हैं कि प्राचीन काल में मगध के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, तो हाथियों की सेना तैयार करने वाला सबसे पहला राज्य मगध ही। कलिंग उसके बाद हाथियों का राज्य तैयार करता। इसी तरह मैं आपको बता दूं, मगध में जो दूसरी सबसे बड़ी चीज सामने आई वो आई कि एक के बाद एक अच्छे शासकों का दौर चला। कहते हैं कि सारे रिसोर्सेज आपके मजबूत हों, हाँ, सारे रिसोर्सेज आपके मजबूत हों, बट आप अगर योग्य नहीं हो तो गड़बड़ हो जाओगे। जैसे कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी के पास सारे सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी पॉलिटिकल मेच्योरिटी के अभाव में, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी कहीं हाई क्लास के पॉलिटिशियन है ना, हाई हाई क्लास के मुद्दे हैं, इसलिए वो टिक नहीं पा रहे। लेकिन मगध में हाई क्लास के पॉलिटिशियन और अच्छे राजनेता आने के कारण जो है मगध अपने आप में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। और अगले अगले 1100 वर्षों तक मगध में एक के बाद एक राजनीतिक शक्तियों ने सत्ता स्थापित की। और ध्यान रखिए, वहां से लगभग कंटिन्यू चलता रहा। कि कोई आशीष जी हैं कह रहे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग में बात कर लें। ठीक है बेटा। चलिए, एक लोग परेशान थे इसलिए ग्रुप पे मैसेज कर रहा था। आइए तो देखिए, अगले 1000 वर्षों तक मगध में किन किन राजवंशों ने शासन किया। आइए एक चार्ट बनाते हैं। मगध से शासन करने वाले प्रमुख राजवंश, मतलब जिनकी राजधानी मगध ही थी। हाँ, बड़े इसमें चार्ट बनाओ। राजवंश का नाम, संस्थापक और कार्यकाल। राजवंश, संस्थापक और कार्यकाल, ठीक है।
ठीक है। वो है बृहदत्त वंश। बृहद्रथ वंश, तो बृहदत्त वंश का जो संस्थापक है वह बृहद्रथ ही कहलाता। इसका समय एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी कहा जाता महाभारत का। फिर इसके बाद यहां पर हर्यक वंश का नाम आता। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार कहा जाता। कौन कहा जाता है? बिंबिसार। बिंबिसार का समय 544 बीसी से शुरू होकर, माने हर्यक वंश का, ये लगभग 412 वर्ष तक यहां शासन करता। कितने वर्ष तक बेटा? 412 वर्ष तक। याद आया? इसे पढ़े कि नहीं कभी? 412 वर्ष तक, 412 बीसी तक, सॉरी। अब हर्यक वंश के बाद यहां कौन शासन करता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। और यह 412 से लेकर जो शिशुनाग वंश का समय मिलता है 344 तक, ठीक है। 344 बीसी तक। अब इसके बाद यहां आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कोई कहीं कहीं महापद्मनंद और कहीं कहीं महानंदिन कहता है ना। महापद्मनंद और कहीं कहीं महानंदिन का भी नाम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा महापद्मनंद, महापद्मनंद का नाम आता है। यह राजवंश 344 से 322 बीसी, कहीं कहीं 321 बीसी भी देता, फिलहाल, है ना। इसके बाद यहां पर दमदार मौर्य वंश आता। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 या 321 बीसी से शुरू होकर 185 बीसी या कहीं कहीं 154, माने एक साल का इसमें डिफरेंस कहीं कहीं दिखाता है। फिर मौर्यों के पतन के बाद यहां पर, है ना, अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। जैसे मैं आपको बता दूं, मौर्य वंश के बाद शिशुनाग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश ने यहां शासन किया। आइए, तो अब आइए, सॉरी, शिशुनाग तो हो गया यार, है ना। शुंग वंश, शुंग वंश, ठीक है। कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, माने आंध्रों ने भी यहां शासन किया। और फिर गुप्तों ने, गुप्त राजवंश, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। आ रहा समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा? सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी मौर्योत्तर काल में यहां पर विदेशी हमला भी हो जाता। यहां पर विदेशी हमला भी हो जाता। फिलहाल बाद में बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग 185 से बीसी है, चल रहा अभी 185 से 75 बीसी, मतलब अभी भी बीसी ही चल रहा। और आज ये कण्व वंश
वासुदेव कण्व 75 बीसी से 30 बीसी, माने अभी भी बीसी में ही इतिहास चल रहा। अब इसके बाद सातवाहनों का समय आता है। इसका संस्थापक सिमुक था। ये शुरू होता है यहां पर 30 बीसी से लेकर इनका समय 319 या 320 एडी तक चलता है ना। 319 या 320 एडी तक। अब आइए गुप्तों का। गुप्तों का संस्थापक श्रीगुप्त था और इनका समय शुरू होता है 275 एडी से। एक समय ऐसा था कि ये भी मध्य भारत में शासन करते थे और मगध पर सातवाहन भी शासन। लगभग इसका समय 550 एडी तक जाता। हमने कहा था लगभग 1100 वर्ष। क्यों? क्योंकि 544 बीसी माने लगभग 550 साल पीछे और 550 साल आगे, तो नियर अबाउट अगर दोनों मिला लिया जाए तो मगध से कितने वर्ष तक ये सत्ता का केंद्र बना रहा? तो लगभग 1100 वर्षों तक सत्ता का केंद्र मगध बना रहा उत्तर भारत का। इसके बाद सत्ता का केंद्र कन्नौज की ओर दरका। फिर कन्नौज के बाद सत्ता का केंद्र जगह जगह डिवाइड हो गया उत्तर भारत में और अंत में सत्ता का केंद्र दिल्ली स्थापित हुआ, है ना। तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इन्हीं राजवंशों को इसमें पढ़ना। इनमें ये जो 3 राजवंश हैं ये मौर्योत्तर काल की श्रेणी में आते हैं। किस काल की श्रेणी में? ये मौर्योत्तर काल में आते हैं और इन्हीं के बाद गुप्त जैसा बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है। इसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है और गुप्तोत्तर काल से पूर्व मध्यकाल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इस नंद वंश के समय में भारत पर विदेशी आक्रमण भी हो गया था। विदेशी आक्रमण खैर भारत पे जब हुआ तो उस समय अगर मैं बात करूं, क्योंकि 518 बीसी में दारा का अटैक हो गया, तो दारा से पहले ही अटैक हो गया था, है ना। तो हर्यक वंश के समय में ही विदेशी आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण यहां हुआ। प्रथम विदेशी आक्रमण भारत में, प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ? हर्यक वंश के समय, पता है? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? कौन थे प्रथम विदेशी आक्रमणकारी? कौन बता सकता? फिर वही विदेशी आक्रमण यहां हुआ एक और। फिर मौर्योत्तर काल में भी विदेशी आक्रमण हुआ यहां पर। ये सारे विदेशी आक्रमणों का दौर था। 3 जगहों पर विदेशी आक्रमण दिखता। यहां पर पहला विदेशी आक्रमण, फिर नंद वंश के समय विदेशी आक्रमण, फिर मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण की तो बाढ़ आ गई। कोई बता सकता है? आप में से कितने लोग बता सकते हैं भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? जल्दी सभी। इसके बाद तो फिर हम चलते ही हैं आपके पास कमेंट्स। सभी बच्चे कमेंट्स करें। बोलो भाई, कमेंट करो यार। तुम लोग स्टूडेंट हिस्ट्री के हो। गूगल पे सर्च करके जिसने किया गलत बात है, सीधे लिखिए। कमेंट्स प्लीज। नहीं रहा, पता नहीं। हे भगवान, अमिताभ यहां पुर्तगीज आएंगे, ये बीसी में पुर्तगीज तुम्हें दिखेंगे।
तुम लोग यार हद कर दिए हो, बेसिक इतिहास नहीं पता। तो भैया तो डाउट होने लगा यार, तुम लोग एलटी की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री कितना पढ़े हो? अरे प्राचीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री कुछ पढ़े हो? तो सारे साइलेंट मोड पे चले गए जितने भी हैं। हे भगवान, अब जरा हम देखें, जरा हमारे पुराने पढ़ाए हुए कोई हैं इसमें? आस्का राम अवतार, आस्का तुम तो हो भाई, तुम क्यों नहीं बता पा रही? लक्ष्मी भी पुरानी है, इसमें एक दो तो पुराने हैं। आस्का देवी, भाई ये तो मैं शॉक्ड करने वाली बात है मेरे लिए कि इतिहास विषय की तैयारी करने वाले को ये नहीं पता है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण अब यहाँ 544 से 412 बीसी के बीच की बात हो रही है, और आप लोगों को ये नहीं पता कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन? अरे भैया पर्शियन थे, ईरानी। ईरानी हमारे पुराने हिंदुकुश के पर्वत के पड़ोसी हैं। डेरियस से पहले, माने दारा से पहले साइरस था। साइरस ने सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा ईरानी पड़ोसी 500 के आसपास, 553 55 के आसपास था बीसी में। याद आया? अकामनी वंश का, नहीं याद आया? दारा ने तो अधिकार ही कर लिया, डेरियस ने तो पूरे पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, जबकि साइरस अटैकर था लेकिन बहुत दिनों तक हिंदुकुश पार करके आया तो, लेकिन टिक नहीं पाया। तुम लोग ये कभी ऐसा तुम लोग बिहेव कर रहे हो यार, जैसे लग रहा कभी सुना ही नहीं। याद आ गया? कुछ को याद आया कि एकदम ब्लैंक? हम आस्का से तो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, आस्का तो पुरानी स्टूडेंट हो भाई। राम अवतार तुम्हें भी यार पढ़ाया तो हूं, तुम लोग पूरा ब्लैंक हो चुका भाई। रिवीजन करो तेजी से, रिवीजन करो, बहुत खराब स्थिति कर दी है यार तुम लोग। यहां ईरानियों ने अटैक किया, यहां यूनानियों ने अटैक किया, यहां मध्य एशियाइयों ने अटैक किया। यूनानी सिकंदर का भी नाम लेते तो हम थोड़ा सा खुश हो जाते कि चलो आसपास पहुंच गए हो, यूनानी आक्रमण हुआ, थोड़ा तो सही बताया, लेकिन रियल ईरानी अटैकर। मौर्योत्तर काल में भी मध्य एशियाइयों ने अटैक किया, इंडो ग्रीक है ना, इंडो ग्रीक जिसे कहते हो, हिंद यवन, उसके बाद शक, कुषाण, पहलव। याद आया? जरा कमेंट करिए आप लोग। भाई ये तो दुखी कर दिए यार तुम लोग। ऐसे कैसे तैयारी चलेगी? एरियस 322, मनोरमा देवी और गड़बड़ कर रही हैं आप। डेरियस 322 आपको दिख रहा? सीधे रिवीजन करिए, सब गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल गलत हैं आप। चलिए पढ़ाऊंगा तो सब समझ में आएगा, चलिए छोड़िए अभी। अब बंद करिए, गेस मारना बंद करिए आप। तो ये अब हम एक के बाद एक इन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये 1 बाय 1 है ना। तो सबसे पहली बात हम आपसे करेंगे, चलिए हम सबसे अभी पूरा एक भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण का टॉपिक ही बनाएंगे, उसमें सब आप सभी को फिर से रिकॉल कराऊंगा। चलिए देखिए बेटा, मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? बिंबिसार के नेतृत्व, हर्यक वंश। हर्यक वंश का समय जैसा कि मैंने बताया 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक
माना जाता। इसका इससे पहले जो मगध में था बेटा वो था बृहदत्त वंश। पहले हम बृहदत्त वंश की बात कर लें, थोड़ा सा है 2 लाइन का। बृहदत्त वंश की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो गिरिब्रज बनाई थी। और गिरिब्रज जो है ये इसे गिरी माने पहाड़ी, पहाड़ियों से घिरा हो। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। तो उन 5 पहाड़ियों के नाम बता दें, थोड़ा सा बताना है मुझे। 5 पहाड़ियां मैंने कहीं लिख रखा यार, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ मुझे तो भूल गया अभी है, 1 मिनट बेटा। विपुलगिरी, रत्नागिरी, 5 पहाड़ियां कौन से थी? 5 पहाड़ियां विपुलगिरी, रत्नागिरी, माने गिरी का मतलब ही होता पहाड़। उदयगिरी, चौथी पहाड़ी का नाम है सोनगिरी, और 5वीं पहाड़ी का नाम है वैभवगिरी, वैभारगिरी। वैभारगिरी। तो इन 5 पहाड़ियों से घिरा था ये, है ना, 5 पहाड़ियों से गिरिब्रज। अब इस राजवंश के प्रमुख शासक, तो महाभारत काल के आधार पर इनके शासकों के नाम का मैं बात कर रहा हूं, है ना। बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय। बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय। बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय, ये यहां पर शासक हुए। इसके बाद यहां पे हर्यक वंश आ गया। आइए, हर्यक वंश का जो संस्थापक है वह बिंबिसार है। बिंबिसार का जो पार्टिकुलर टाइम है बेटा, स्पेशली फॉर बिंबिसार, ये 544 से 492 बीसी, माने इसका अपना बिंबिसार ने मगध के संसाधनों एवं युद्ध मित्रता तथा वैवाहिक संबंधों द्वारा तत्कालीन महाजनपदों में
मगध को सर्वोच्च स्थिति में ला दिया, स्थिति में पहुंचा दिया। गिरिब्रज के स्थान पर राजगृह को राजधानी बनाया। इसका निर्माता कौन था? वास्तुकार महागोविंद, वही जो चंपा वाला। ठीक है। कृष्णमोहन जुड़ा होता तो जरूर बता। कृष्णमोहन जरा बता, भारत पर कौन सा पहला विदेशी आक्रमणकारी था? शाह जी आप भी। और क्या कराना था यार इसमें? हाँ, एक वेश्या के पुत्र, वेश्या सालवती। देखो कृष्णमोहन तुरंत बता दिया ईरानी। राजा का नाम बताओ। राजा का नाम बताओ, कौन अटैकर था? तो हमारे पढ़ाए हुए हैं यार। एक बात यहां और बतानी थी यार, क्या बताना चाह रहा था मैं? हाँ, गिरिव्रज का एक नाम और मिलता है, कुशाग्रपुर। इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। और इसका संस्थापक वसु था, इस राजधानी का संस्थापक वसु। साइरस। अब देखो, अब तुमने गलत बता दिया कृष्णा। साइरस हखामनी वंश। अभी देखो, अभी याद आ गया आस्का देवी को भी। अभी तक सब साइलेंट मोड पे चले गए थे, ऐसा डरे थे। मैं समझ रहा था कि मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, घबरा गया। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं, एक और पॉइंट है, राजगृह की प्रमुख गणिका के पुत्र, प्रमुख गणिका का नाम भी लिखो, सालवती। प्रमुख गणिका सालवती के पुत्र जीवक को राजकुमार माने अभय ने संरक्षण देते हुए उसे तक्षशिला में पढ़ाया तथा अपना राजवैद्य बनाया। बिंबिसार ने से राजवैद्य बना, मैंने अपना राजवैद्य बनाया। इसका चलिए, ये क्लियर हो गया बेटा, ये कंफर्म हुआ। सालवती का पुत्र था।
ये अभय कौन है? बिंबिसार का बेटा। इसी ने संरक्षण दे करके तक्षशिला पढ़ने के लिए भेजा। बाद में बिंबिसार ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसे अपना राजवैद्य बनाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने यहां कहा कि भाई पहली चीज तो इसने संगठित सेना बनाई। एक बात और लिख दें कि मगध की संगठित सेना का निर्माण इसी ने किया था। संगठित सेना का निर्माण किसने किया? बिंबिसार ने सबसे पहले। और इसमें हाथियों की सेना बनाई। हाथियों की सेना, ये उस समय नया था। बाकी नॉर्मल सेना तो बनाई, हाथियों की भी सेना बनाई। चलिए, अब हम बात करते हैं बिंबिसार की जो 3 पॉलिसियां थी। युद्ध, वैवाहिक संबंध एवं मित्रता, तीनों उसकी सफलता के राज। युद्ध 2 राज्यों से किया। युद्ध कहां कहां किया? ध्यान से देखो। कौशल, एक मिनट, कौशल से युद्ध किया और अंग से युद्ध किया। कौशल, कौशल से युद्ध इसने किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत को परास्त कर काशी दहेज में प्राप्त किया। ये पहला दहेज था इस प्रकार। और महाकोशला देवी जो इसकी बहन थी, महाकोशला से विवाह किया। कल ही बता दिया। ये वैवाहिक कूटनीति यहां भी चल गई। अंग, ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग पर अधिकार। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अंग इसकी प्रथम साम्राज्यवादी नीति, मगध की प्रथम साम्राज्य विस्तार कहा जाता। मगध का प्रथम साम्राज्य विस्तार अंग पर अटैक था। कहते हैं कि इसके बाद ये अशोक के कलिंग विजय के बाद रुका। माने मगध का विस्तार अशोक की कलिंग विजय के बाद रुकता है। ये हो गया। अब आइए वैवाहिक संबंधों की बात करता हूं। 3 खानदानों से मुख्य रूप से इसके वैवाहिक संबंध हुए। एक, कुशला देवी। आइए, महाकोशला देवी। दूसरा, इसमें विवाह हुआ था इनका चेलना से, लिच्छवी राजकुमारी चेलना। और एक खेमा। तो ये महाकोशला तो कौशल की हो गई, यहां से वैवाहिक संबंध। चेलना लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी राजकुमारी। खेमा मद्रकुल, मद्रकुल पंजाब सीमा पे था। ये हो गया। ठीक है, तो ये यहां से मजबूती किया। और मित्रता, ये देखो इतना होशियार था। जो सबसे मजबूत था उससे इसने मित्रता की नीति अपनाई। देखिए मित्रता की बात है किससे किया?
अवंती नरेश, चंड प्रद्योत को हुए पांडुरोग, पांडुरोग के सफल इलाज का सफल इलाज जीवक द्वारा कराकर मित्रता स्थापित की। तो ये थी बिंबिसार की उस पॉलिसी का पूरी चर्चा जो आपने बेसिकली यहां पर देखा। यहां युद्ध किया दो राज्यों से, और कहते हैं कि काशी भी मिल गया, है ना। बाकी वैवाहिक संबंध से कूटनीतिक मजबूती किया, उनका रिलेशन स्थापित हुआ, और अंत में जो दमदार था चंड प्रद्योत, कहते हैं बहुत उस समय का ताकतवर शासक था, तो उससे इसने अपनी मित्रता करके वहां पर अपनी स्थिति बहुत बेहतरीन कर ली। इन सारी चीजों के द्वारा मगध में शांति आ गई। एक बात यहीं और लिख देते हैं कि महाभग्ग के अनुसार, महाभग्ग ये बौद्ध ग्रंथ है, महाभग्ग के अनुसार बिंबिसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। तो भैया उसका रेवेन्यू बढ़िया रहेगा, इसका तो विस्तार हो गया ना, बेहतर स्थिति में आ गया। और कहते हैं कि इसने भिक्षुओं पर एक नदी पार शुल्क लिया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया। आइए, भिक्षुओं माने जो साधु थे, एक्सक्यूज में, भिक्षुओं से लिया जाने वाला तर्पण्य, माने जो नदी के किनारे तर्पण करते, तर्पण्य शुल्क समाप्त कर दिया। कहते नदी नदी पार करने और कहते नदी में तर्पण करने का भी टैक्स लेता था। माने राजा विभिन्न तरीकों से टैक्स लगाता था और अपनी आमदनी का विस्तार करता था, लेकिन उसने देखा कि यह व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उसने इस पर बैन लगा दिया। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये रहा बिंबिसार, और इसी के नेतृत्व में मगध अपनी स्थिरता को प्राप्त किया, है ना। लेकिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक कलंक मगध पर लगता है, हर्यक वंश पर। यह पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इनके जो राजकुमार अभय, इसके अलावा अजातशत्रु इनके बेटे थे, कई बेटे थे, उनमें जो है सामंजस्य नहीं था, और अजातशत्रु कुछ ज्यादा ही उग्र था, और इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने सत्ता का अपहरण कर लिया, और कहते हैं शायद इसने बिंबिसार की हत्या भी कर दी। इसी कारण से लिच्छवी इससे बहुत नाराज थे, और लिच्छवियों से अजातशत्रु का संघर्ष चला। लिच्छवियों ने 36 राज्यों का संगठन बनाया, जिसकी मैंने चर्चा पिछली क्लास में की थी। हाँ, लेकिन अजातशत्रु उनसे भी कई गुना आगे सक्रिय था, और कहते नए नए हथियारों औजारों का आविष्कार कराकर अपने प्रतिद्वंदियों को हतप्रभ कर दिया, और अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए उसने पाटलिग्राम नामक दुर्ग का निर्माण किया। राजधानी उसकी राजगृह थी, क्योंकि पाटल दुर्ग पहले उसी ने बनाया, पाटलिग्राम के निकट। तो ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। कहते हैं कि देवदत्त नामक कोई मंत्री था, उसी के भड़काने पर इसने हत्या कर दी।
और बताइए। और ये बिंबिसार मजेदार बात है कि लिच्छवियों का ही नाती था, लिच्छवी दोहित्र कहते। इसी चेलना का पुत्र, इसी चेलना को कहीं कहीं वैदेही भी कहा जाता। इसका एक नाम वैदेही भी। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? कमेंट जल्दी से। अब अजात शत्रु के पास चलेंगे हम। अजात शत्रु, अजात शत्रु जो शत्रुओं द्वारा जीता न जा सके, 492 से, अजात शत्रु का जो पार्टिकुलर टाइम माना जाता है बेटा, 492 से 460 तक बीसी। इसकी जो उपाधि है, इसे कुड़िक कहा जाता। कुड़िक माने गंदा काम करने वाला, और उसको श्रोणिक कहते थे। भाई ये भूल गया मैं, इसको भी बता दूं, ये श्रोणिक कहा जाता था। बिंबिसार को श्रोणिक कहते हैं। इसे श्रोणिक इसका उपनाम था, जबकि अजात शत्रु का नाम कुड़िक था, है ना। इसे वैदेही पुत्र, ठीक है, इसे वैदेही पुत्र कहा गया। तो वैदेही, एक मिनट ध्यान सुनो, इसे स्पेशली कहा गया लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र का मतलब होता नाती, माने बेटी का बेटा। नाती, नाती किसे कहते हैं? पुत्री के बेटे को। पुत्री का बेटा। और इसके अलावा इसी जगह इसे वैदेही पुत्र कहते हैं। वैदेही पुत्र, इसका मतलब ये लगाया जाता है कि चेलना का ही बेटा, चेलना का ही नाम है ना। लेकिन अजात शत्रु को पितृहंता कहते हैं, और पितृहंता है पूरा राजवंश कहा जाता है, पूरा हर्यक वंश पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता वंश, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार की हत्या इसने की। क्या दिक्कत? कहते हैं वो भी लिच्छवियों का नाती था, ये भी नाती है। चलो ठीक है। माने क्योंकि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने भी तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और उसी का पुत्र समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं इसीलिए। ठीक है भाई, तो ध्यान दे, पितृहंता वंश कहते हैं। तो बिंबिसार की हत्या जहां अजातशत्रु के द्वारा की जाने की बात होती है, वहीं उदयन द्वारा अजातशत्रु की हत्या की बात किए जाने के, माने पिता पुत्र दोनों थे। इस तरह से इनको पितृहंता वंश का टैग झेलना पड़ा पूरे भारतीय इतिहास में, जबकि अन्य किसी पर इस प्रकार का टैग नहीं है ना बेटा। अजात शत्रु ने कौशल, काशी एवं वज्र संघ, वज्र संघ को मगध साम्राज्य में मिला, जहां बिंबिसार साम्राज्य में नहीं मिला था। बिंबिसार जीता और वैवाहिक संबंध स्थापित करके छोड़ दिया था कौशल काशी को, लेकिन इसने पूरी तरीके से मगध में मिला लिया। वज्जियों से लड़ाई में ही इसने कहते हैं कि बुद्ध जी की सलाह ली थी।
वज्जियों की शक्ति से भयभीत अजात अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध से सलाह ली थी। तो ये सलाह कहां मुलाकात हुई थी, भेंट कहां हुई थी? माने बुद्ध जी और उसके बीच भेंट का उल्लेख कहा, राजगिरी के गृहकूट पर्वत पर। या भेंट कहां हुई? राजगिरी के गृहकूट पर्वत पर। कहते हैं कि इस पे ये बुद्ध जी का प्रिय निवास स्थान था और इसी पर जाकर सलाह ली। बुद्ध जी ने संकेतों में समझाया, लकड़ी दिया, एक लकड़ी दिया, कहा तोड़ो, दो लकड़ी दिया, तोड़ दिया, फिर लकड़ियों का गट्ठर दिया, कहा आप तोड़ के दिखाओ, तो नहीं तोड़ पाया। अजातशत्रु को ज्ञान हो गया कि जब तक वज्र संघ में संगठन मजबूत रहेगा उसे नहीं हरा सकते। इसीलिए अपने गुप्तचरों को भेजकर वहां पर इसने क्या करा दिया? हमला करा दिया। अपने गुप्तचर मंत्री शुद्धि एवं वशकार के माध्यम से वज्जियों में फूट डलवा दी। एक काम इधर भेंट किया, इधर फूट डलवाया, और क्या किया? और देखिए, लिच्छवियों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए पाटलिग्राम के निकट दुर्ग का निर्माण करा। ये सुरक्षा। तीसरी जो व्यवस्था की, रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक जैसे नए औजारों, औजार तो छोटा शब्द हो गया यार, हथियारों, नए हथियारों का आविष्कार करा। ये प्रयास से इसने वज्जियों को हरा दिया और अपनी एक राजधानी इसने, है ना, वहां पर भी बनाई। वज्जियों की राजधानी वैशाली में, मैंने इसने दो राजधानी का निर्माण कर दिया। तो ये इस तरह से अजातशत्रु का विस्तार होता चला गया। बाकी कल ही पढ़ाया था। और आइए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु
इसी के समय में हुई थी, इसी के समय में हुई थी 483 BC। इसने मृत्यु के तुरंत पश्चात या बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुहा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसी ने महात्मा बुद्ध के लिए कहा था कि वो भी क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेष प्राप्त करने के लिए कहा था। क्या कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय, बुद्ध जी भी खतीय, वो ये प्राकृत भाषा है, इसका मतलब होता है क्षत्रिय, और मैं भी क्षत्रिय, मुझे भी मिलना चाहिए। ये पूरा इसका मामला है जो मैंने आपको क्लियर बता दिया। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था, उसी प्रकार अजातशत्रु के पिता, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी पिता की हत्या कर सत्ता पर अधिकार किया था। तो इसीलिए तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका ये, बस इसके बाद उदाइन वगैरह हैं, इन सब की बात नेक्स्ट डे होगी, क्योंकि यार अगली क्लास है। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी क्लियर हैं? इसमें कुछ है नहीं कुछ अलग से स्पेशली पढ़ाया जाए? ठीक है दोस्त? तो आज की इस क्लास के द्वारा हमने मगध से शासन करने वाले सभी राजवंशों का सीक्वेंस बताया, संस्थापक, कार्यकाल, और इसके बाद हमने
इनकी हर्यक वंश की कैसे मजबूती आई, इसकी चर्चा की। फिर गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से कौन कौन से घेरा था। गिरिब्रज का संस्थापक वसु नामक राजा था। गिरिब्रज के बाद राजगृह बनवाया वास्तुकार महागोविंद द्वारा, और इसके बाद सालवती के पुत्र जीवक को अभयदान देते हुए उसे अपना महा वैद्य बनाया। फिर बिंबिसार की नीतियां युद्ध, वैवाहिक मित्रता, ये सब मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद अजातशत्रु को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, माने नाती, नाती माने बेटी का बेटा। वैदेही पुत्र माने इसकी मां का नाम संभवतः चेलना या वैदेही था। वज्र इसने कौशल, काशी और वज्र को मगध साम्राज्य में मिला दिया, जबकि बिंबिसार इन्हें जीतकर छोड़ दिया। तो बाकी वज्जियों को हराने के लिए इसने बुद्ध जी से राय ली, अपने गुप्तचर शुद्धि और वशकार सुनिधि या शुद्धि कहीं के कहा जाता माध्यम वज्जियों में फूट डलवा दी, और उनके आक्रमण को रोकने पाटेग्राम के पास दुर्ग बना दिया। महाशिलाकंटक, रथ मुसल जैसे नए हथियार बना दिए, जिससे इसकी अपनी स्थिति मजबूत हो गई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के समय में हुई। इसने राजगृह में इसने बहुत संगीत का आयोजन कराया, स्तूप बनवाया, बुद्ध जी को छत्री बताया, इसके बेटे ने भी इसकी हत्या कर दी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये इस तरह से आपने कंप्लीटली आज ये कोर्स कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा उदाइन वगैरह है, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, बहुत छोटे छोटे, इसके बाद विदेशी आक्रमण की बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, तो बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। किसी कोई दिक्कत? अगली मेरी क्लास है बेटा, तुरंत हमें लेना पड़ेगा।